हमारा टॉपिक है बैंकिंग। तो बैंकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हमारी कंट्री में बैंक किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डेफिनेशन ऑफ बैंक कि बैंक होते क्या हैं। डेफिनेशन ऑफ बैंक क्या है? बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि मनी रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं तो उन्हें बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट परफॉर्म ड्यूल रोल। दो काम करती है बैंक। क्या काम करती है? पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, लोगों से रुपयों को डिपॉजिट करवाना, यानी लोग इसमें अपना अकाउंट ओपन करके रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, लोन प्रोवाइड करेंगे। एडवांस मतलब होता है थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले ली गई है, पहले कुछ अमाउंट निकाल लिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं एडवांसेस। तो दो मेन काम हो गए, रुपए एक्सेप्ट करना और लोन प्रोवाइड करना, क्योंकि रुपए एक्सेप्ट करेंगे तो इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लोन प्रोवाइड करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट आएगा। तो जो रुपए आएंगे उसमें से कुछ रुपए रखकर पब्लिक को दे दिए जाएंगे। ये काम हो गया और ये मनी से जुड़ा हुआ काम है तो इसे बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इंटरमीडिएट मध्यस्थता, बीच में ये है, मतलब बीच में कैसे कि भाई बीच में बैंक है, ये बैंक हो गया, इधर से डिपॉजिटर्स हैं जो मनी डिपॉजिट कराते हैं और इधर बोरोवर्स हैं जिनको ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ये लोन प्रोवाइड करेंगे फिर ये रीपे करेंगे। सिमिलरली जो बैंक में रुपये जमा होगा वो डिपॉजिटर्स को मिलेगा बाद में। तो जो बीच में हो गए तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया गया? ये इंटरमीडियरीज हैं, यानी मध्य बीच में मिलने वाली चीज़ें हैं, फिर एक तरीके से दोनों चीज़ों को हैंडल करने वाला सेंट्रल पॉइंट है। एंड फॉर्म अ की पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कनेक्टिंग सेवर्स विद बोरोवर्स, सेवर्स जो मनी को बचाते हैं, बोरोवर्स जो मनी को उधार में लेते हैं। तो ये दोनों को कनेक्ट कर देता है। भाई जिसने रुपए बचाए उनके रुपयों को जो उधार लेना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं और बीच में बैंक की गारंटी रहती है। ये बैंक का काम हो गया। अब हम बात करते हैं मेन फंक्शंस ऑफ अ बैंक। किसी भी बैंक के मेन फंक्शंस कौन कौन से होंगे? अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बैंक इफ इट परफॉर्म ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग कोर फंक्शंस। कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ये तीन काम करता है तो उसे हम बैंक मान लेते हैं। हालांकि जो भी बात ऊपर लिखी गई थी उसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझाया गया है। पहला वही जो ऊपर हमने अभी पर समझा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना कि जो भी अमाउंट है डिपॉजिट्स के थ्रू जो आ रहा है, पब्लिक जो डिपॉजिट करा रही होती है उसको एक्सेप्ट करना। तो बैंक्स रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द पब्लिक विच आर पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड यानी जब जरूरत होगी तब डिपॉजिट करने वाले लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन बाई चेक और थ्रू अदर मोड्स। अदर मोड्स यानी ऑनलाइन मोड्स, एक तो चेक से ही विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे अदर मोड भी होते हैं जिसके थ्रू ये अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं अमाउंट को विड्रॉ करने के। अब जब रुपए आ गए इनके पास, रुपए इकट्ठे हो गए, तो उसको वो लोग क्या कर रहे होंगे आगे उसका प्रोसेस? तो उसको वो क्या करते हैं? लोन पर प्रोवाइड कर देंगे लोगों को। तो प्रोवाइडिंग लोन्स, क्या किया जाएगा? लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। बैंक यूटिलाइज पब्लिक डिपॉजिट टू एक्सटेंड्स लोन एंड इन्वेस्ट इन वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसको बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तरीके से, कभी कभी बॉन्ड लोन देना, कभी बॉन्ड देना, है ना, बहुत सारे तरीक़ों से लोन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को। तो ये जो मनी लोन प्रोवाइड किया गया इससे होता है मनी का क्रिएशन। मनी क्रिएशन यानी मनी जनरेट होती है, क्योंकि जब वो रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ रीपे करेंगे, जब इंटरेस्ट के साथ रीपे आएगा तो इनको इनकम हो रही होगी। तो मनी क्रिएशन। तो कॉमर्शियल बैंक्स हैव द एबिलिटी टू जनरेट मनी थ्रू द लैंडिंग। लैंडिंग यानी उधारी देकर। कोई भी बैंक रुपए कैसे कमाती है? कोई भी बैंक रुपए कमाती है रुपयों को बैंक जो डिपॉजिट कराया हुआ था वो अमाउंट उधार देकर। अ मनी क्रिएटेड इज नोन एज अ बैंक मनी और डिपॉजिट मनी। और जो मनी जनरेट होती है, मतलब जो कमाई हुई या फ़ायदा हुआ, उसे बैंक मनी बोलते हैं या फिर हम उसे डिपॉजिट मनी बोल सकते हैं। दिस इज़ अ यूनिक फंक्शन एज बैंक कैन बोथ डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी। और ये बैंक का एक यूनिक फंक्शन है जिसके थ्रू बैंक डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकती है हमारी मनी को इकोनॉमी के अंदर। मतलब नई मनी जनरेट भी हो सकती है और पुरानी मनी ख़त्म भी हो सकती है। इकोनॉमी को किस तरीके से रन करना है ये यहाँ पर इस तरीके से इसको हैंडल कर सकती है। यानी कुल मिला के बैंक का हमारे कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर बेसिकली इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल होता है। और इन
सभी बैंकों को निगरानी रखने का काम करती है आरबीआई। तो यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, आरबीआई हैज़ ऑल्सो लाइसेंस पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज न्यू टाइप ऑफ बैंक विद स्पेसिफिक रोल्स। तो कुछ तो हो गई कॉमर्शियल बैंक, जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है। फिर कुछ छोटी छोटी टाइप की बैंक्स भी होती हैं, उनको स्पेसिफिक काम दिया हुआ होता है। जैसे पेमेंट बैंक सिर्फ पेमेंट करने में हेल्प करेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो ऐसी स्पेसिफिक बैंक्स भी जनरेट बनाई जाती हैं आरबीआई के थ्रू। इतना हो गया बैंक का काम। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बैंकों के टाइप कौन कौन से हैं। सो द फॉर्मल बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। हमारी कंट्री की मतलब कंट्री के अंदर जो बैंक्स को डिवाइड किया गया वो 3 तरीके से, कॉमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। वन बाई वन हम हर किसी के फंक्शन को समझेंगे कि कॉमर्शियल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, रीजनल रूरल बैंक क्या होती है, इन सब के बारे में। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आरआरबी से, रीजनल रूरल बैंक्स। तो रीजनल रूरल बैंक पर्पज़ क्या है, क्यों इस्टेब्लिश की गई, कब की गई, इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात, रीजनल रूरल बैंक जो है 1970s के टाइम में फॉर्म की गई और इनका नाम में लिखा हुआ है ना रूरल, रूरल यानी गांव वाले इलाकों में। तो रूरल एरियाज में क्रेडिट और बैंकिंग फैसिलिटी यानी बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए बैंक ओपन की गई। बैंकिंग इन द सेंस लोग रुपये जमा करा सकते हैं और उधारी ले सकते हैं यानी लोन ले सकते हैं। फोकस ऑन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और ये फोकस करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए। तो गरीब लोग हैं तो कम लोन लेंगे, तो इसमें कौन लोग आते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, छोटे मोटे लेबरर्स, रूरल आर्टिजन जो गांव के अंदर कुछ चीज़ें बनाते हैं, हथकरघा वगैरह की चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग आएंगे इसके अंदर। देन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग गांव के हिसाब से। रेफर्ड एज अ स्मॉल मैन बैंक, और क्योंकि ये स्मॉल लेवल पर काम कर रही होती है तो इसी रीजनल रूरल बैंक को नाम दिया जाता है स्मॉल बैंक, स्मॉल मैन्स बैंक की, छोटे लोगों की बैंक है ये। अब थोड़ा करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ऑपरेट्स विद इन लिमिटेड जोग्राफिकल एरियाज, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही फैली हुई होती है। जनरली विद इन 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट, मोस्टली 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनका डेवलपमेंट होता है। काउंटेड अमंग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, और इनको हम लोग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। शेड्यूल्ड क्यों, क्योंकि भाई आरबीआई में रजिस्टर्ड है। दो विद रीजनल फोकस, और हालांकि आरबीआई में रजिस्टर्ड है लेकिन फोकस इनका रीजन बेसिस पर ही होता है। रीजन यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही इनका काम रहेगा मेन। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लिखा हुआ है आसाम ग्रामीण विकास बैंक, यानी आसाम वाले एरिया में काम कर रही होगी ये। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, तो इलाहाबाद के क्षेत्र में काम कर रही होगी ये बैंक। बड़ौदा गुजरात बैंक, यानी गुजरात के बड़ौदा में काम कर रही है। ग्रामीण बैंक है सारी की सारी। तो इस तरह से इनके काम हो गए, मतलब छोटे लेवल पर काम कर रही होती हैं। स्ट्रक्चर है स्पॉन्सरशिप, यानी कैसे बनाया जाता है, पैसे कहाँ से आते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सेटअप बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इनको पब्लिक सेक्टर बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक के फॉर्म में सेटअप किया गया है। द स्पॉन्सरिंग बैंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो स्पॉन्सर करता है बैंक, यानी ऊपर से कहीं तो कोई ना कोई बड़ी बैंक तो इनको सपोर्ट कर ही रही होगी, तो जो बड़ी बैंक सपोर्ट करती है वही इनको रुपए देगी। कॉन्ट्रीब्यूटिंग द शेयर कैपिटल, ट्रेनिंग स्टाफ को भी ट्रेनिंग देगी। ऑफरिंग मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, मैनेजर वगैरह मतलब कैसे हैंडल करना है पैसे वगैरह को। जैसे मान लो कि कोई रूरल रीजनल बैंक है, वो एसबीआई के थ्रू सपोर्टेड है, तो एसबीआई डिसाइड करेगा कि उस बैंक को कितना रुपये मिलना चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे देनी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी कौन कौन सी करनी है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा होगा, एसबीआई। इस तरीके से। अब ऑब्जेक्टिव क्या है आरआरबी इसके छोटी बैंकों के। पहला है एनहेंस क्रेडिट फ्लो इन रूरल एरिया। अब रूरल एरिया में थोड़ा लोग उधार ले पाएँ, उसके फ्लो को डेवलप करना। क्रेडिट फ्लो मतलब उधारी को थोड़ा डेवलप कर पाएँ, क्योंकि रूरल एरिया है, लोग उधार ले नहीं पा रहे बैंकों के। क्यों नहीं ले पा रहे, क्योंकि लोगों को डॉक्यूमेंटेशन करना, कोलेटरल देना, ये सब कुछ मालूम ही नहीं है, तो उसको थोड़ा डेवलप करना है। प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, कंसेशनल लोन्स यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है ना, ग्रीन एनर्जी है, उन सभी के लिए लोन प्रोवाइड करना।
एनकरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग होता है कि सभी लोग बैंक से जुड़ पाएँ, लोगों का बैंकों में अकाउंट हो, लोग ऑनलाइन या फिर बैंकों के थ्रू बिजनेसेस या फिर जो भी डील कर रहे हैं मनी की वो डील करें, इसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन है। अब बैंकिंग सिस्टम में हमारी कंट्री में रिफॉर्म हुआ था, कब हुआ था? लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म। सिंस 1997 आरआरबीज वर अलाउड टू लैंड बियॉन्ड देयर ट्रेडिशनल टारगेट ग्रुप्स। अब आरआरबी को ये फ्रीडम दे दी गई कि भाई पहले क्या बोला हुआ था कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन दोगे जिनके लिए बनाया गया है, लेकिन फिर बाद में ये बोला गया कि नहीं, आप ट्रेडिशनल टारगेट ग्रुप के अलावा बाकी लोगों को भी लोन प्रोवाइड कर सकते हो। ड्यू टू फाइनेंशियली अनवाइबिलिटी मर्जर ऑफ वीक आरआरबीज विद स्ट्रॉन्गर वंस आर बीइंग अंडरटेकन। अब होता क्या है, छोटी बैंकें होती हैं, कई बार मान लो ढंग से काम नहीं हो रहा है, फिर पैसे नहीं है या फिर खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इन्हें बड़ी बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाता है। बड़ी बैंकों से मर्ज कर देंगे तो खर्चा वगैरह होना आसान हो जाएगा, तो छोटी ग्रामीण बैंकों को बड़ी बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाता है। आरआरबी नाउ एंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी इन ऑपरेशंस, और अब धीमे धीमे आरआरबी बैंकों को अधिक फ्रीडम मिल रही है, यानी वो बेहतर काम कर पा रहे हैं और उनके पास डिसीजन लेने की पावर भी एक्स्ट्रा आ गई है। देन अगला है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स। प्रायोरिटी सेक्टर जैसे हमने बात की थी ना, जिनको लोन देना ही देना है, मतलब जो लोग थोड़ा अच्छा सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, उन लोगों को तो प्रायोरिटी सेक्टर लोन, तो आरआरबी मस्ट एंश्योर 75% ऑफ देयर लोन्स आर अलोकेटेड टू प्रायोरिटी सेक्टर, यानी आरआरबी के लिए मैंडेटरी है कि जो भी लोन दिया उसमें से 75% लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में जाना चाहिए, जिनको मतलब गांव के लेवल पर प्रायोरिटी इनको दी गई है। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर, द शेयर होल्डिंग ऑफ आरआरबी बैंक इज डिवाइडेड अमंग 3 एंटिटीज, यानी आरआरबी का जो पैसा आता है वो किन किन के पास कितने कितने परसेंटेज में होगा। तो बोला हुआ है 50% तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आएगा। मान लीजिए कि पूरा शेयर, किसी भी बैंक के जो शेयर्स होते हैं उनमें से 50% तो हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, 35% हो गए स्पॉन्सर बैंक, स्पॉन्सर बैंक यानी जिस बैंक ने सपोर्ट किया, और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, जिस भी स्टेट में वो बैंक है उस स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है 15%। तो एक तरीके से मान सकते हो कि 50% तो ये और 15% तो ये, तो 65% तो गवर्नमेंट के पास ही है, बाकी 35% उस बैंक के पास होता है जिस बैंक ने सपोर्ट किया हुआ है। और अगर वो बैंक भी गवर्नमेंट है तो मोस्टली बैंक क्या हो गई, आरआरबी हो गई गवर्नमेंट बैंक। ये उसी चीज़ को यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया हुआ है आरआरबी का किस तरीके से होता है। तो ये पूरी कहानी थी आरआरबी की। दूसरी बैंक है कोऑपरेटिव बैंक। अभी जो हमने पढ़ा वो पूरा का पूरा हम 3 बैंकों को डिस्कस कर रहे थे। तो पहला कोऑपरेटिव बैंक वो रीजनल आरआरबी बैंक हो गया, रूरल एरिया की बैंक। अब आता है दूसरा कोऑपरेटिव बैंक, कि भाई कोऑपरेटिव बैंक का क्या क्या काम है, कैसे काम करती है कोऑपरेटिव बैंक। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर्म्ड ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। कोऑपरेटिव का मीनिंग होता है सहयोग। कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है, सहयोग के बेसिस पर, कि भैया सहयोग करना है। एंगेज इन रेगुलर बैंकिंग एक्टिविटी सच एज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन। तो इनका वही नॉर्मल काम है जो बैंकों में होता है कि ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन प्रोवाइड करते हैं। तो डिपॉजिट किया, एक्सेप्ट और लोन प्रोवाइड किया। फॉर्मेशन, बनती कैसे है ये वाली बैंक, कैसे बनी होगी, तो इस्टेब्लिश अंडर द कोऑपरेटिव सेक्टर सोसाइटी एक्ट 1912। अब देखो इसके लिए 1912 में आया था बिल, और हमने आरआरबी के लिए पढ़ा था ऊपर अभी, इसके लिए जो आया था वो आया था 1970s में। तो पहले कौन बना होगा, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1912 में आया था और आरआरबी के लिए आया था 1970 में, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे मतलब इन दोनों में पहले कौन, कोऑपरेटिव बैंक बना। रिक्वायर्ड अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू कम टुगेदर विद अ शेयर्ड गोल ऑफ म्यूचुअल फाइनेंशियल सपोर्ट। यहाँ पे ध्यान रखना, कोऑपरेटिव में क्या होता है, सेम टाइप के लोग आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिल्क इंडस्ट्री में काम कर रहा होता है तो ये मिल्क इंडस्ट्री वाला ही ग्रुप बन जाएगा और मिल्क इंडस्ट्री की कोऑपरेटिव बैंक बन जाएगी। इस तरीके से मोस्टली ऐसा समझते थे कि उनके आपस में गोल्स क्या होते हैं, शेयर्ड यानी कॉमन गोल्स होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन, गवर्न बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको हैंडल करती है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, तो 1912 में बन गई थी, तब तो इंडिया इंडिपेंडेंट भी नहीं हुआ था, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 1947 में, और फिर से कोऑपरेटिव बैंकों को 1949 के आरबीआई रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग रन किया जाता है आज के टाइम में। बैंकिंग लॉज एप्लीकेबल टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965, और बैंकिंग लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर, और ये एक्ट है 1965 का। यानी कहने वाली बात यह है कि 1912 में बनने के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी एप्लीकेबल है और बैंकिंग लॉज भी एप्लीकेबल है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में और बैंकिंग लॉज आए थे 1965 में। समझ में आ रहा है पूनम?
नीरू? ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्या भाई इसका? इस बैंक का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट प्राइमरली टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड अलाइड रूरल एक्टिविटीज़। तो पहला तो मेन काम है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर सेक्टर को और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स को। तो एक तो एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करना है और दूसरा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सेक्टर्स को हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ऑल्सो सपोर्ट विलेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसके अलावा छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज होती है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम इसके थ्रू होना चाहिए। की फीचर्स क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ लाइक एनी रेगुलर बैंक। तो वही सिंपल सी बात है कि रुपए जमा करते हैं ये लोग और लोन प्रोवाइड करते हैं किसी भी नॉर्मल बैंक की तरह। जैसे बाकी बैंक काम करती हैं वैसे ही ये भी काम करती है कि लोन प्रोवाइड करना है तो रुपए एक्सेप्ट भी करते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। अगली चीज़ देखिए, ऑपरेट ऑन द कोऑपरेटिव मॉडल। ये ऑपरेट करती है कोऑपरेटिव मॉडल पर, वेयर डिसीजन मेकिंग फॉलोज वन पर्सन वन वोट। कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है ग्रुप, जैसे भी हमने बात की थी ना, कोऑपरेटिव मतलब ग्रुप। तो एक ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो हर किसी को वोटिंग का राइट होता है, एक इंसान को एक वोट देने का राइट है और एक इंसान के एक वोट के हिसाब से डिसीजन डिसाइड करते हैं। वर्क विद अ नो प्रॉफिट नो लॉस फिलोसफी फोकसिंग ऑन सर्विस रादर देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जैसे एक प्राइवेट कंपनी होती है उसका पर्पस होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जितना हो सके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना, जबकि कोऑपरेटिव बैंक का पर्पस नो प्रॉफिट नो लॉस वाला है, यानी ना तो प्रॉफिट कमाना है और ना ही घाटा खाना है। मतलब इनको बस टोटल सम जीरो कर देना है कि खर्चा कितना और कमाई कितनी, खर्चा और कमाई बराबर बराबर। तो इसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला है सुपरवाइजरी अथॉरिटी। सुपरवाइजरी अथॉरिटी इसके ऊपर कौन ध्यान रख रहा है? तो वो है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म देख लेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड का फुल फॉर्म हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक्ट एज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन ओवरसीइंग द कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर। और ये सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो ये ध्यान रखता है किस तरीके से बैंक वगैरह काम कर रही हैं। अब क्योंकि नाबार्ड का नाम आ चुका है तो थोड़ा नाबार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। नाबार्ड क्या है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर करना है और रूरल यानी गांव का डेवलपमेंट करना है। तो ये जो काम कर रहा है वो नाबार्ड करता है, एग्रीकल्चर भी और गांव का डेवलपमेंट भी। इस्टेब्लिश फॉर्म्ड एज अ अपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इन इंडिया। अपेक्स यानी सबसे सुप्रीम। अपेक्स का मीनिंग होता है सबसे टॉप पर, कि भाई फार्मर की एग्रीकल्चर और एडवांसमेंट, रूरल एरिया के एडवांसमेंट के लिए जो काम करना है उसमें नाबार्ड सबसे टॉप पर है। पर्पस क्या है? टू एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट। यानी छोटे लेवल पर, गाँव के लेवल पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, गांव के लेवल पर एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ है, इन सभी को स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट, आसानी से लोन प्रोवाइड करना। स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है आसानी से लोन प्रोवाइड करना। फंक्शंस क्या हैं? एज अ रेगुलर एक्ट एज अ रेगुलर फॉर, ये बिल्कुल एक रेगुलर बैंक की तरह काम करती है। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑर्डिनेट रूरल क्रेडिट एक्टिविटीज़ अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ये वही है, ये लोग पहले रुपए जमा कर लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि कौन लोग लोन लेना चाहते हैं, यानी उधार लेना चाहते हैं, तो जो भी उधार लेना चाहेंगे उनको ये लोग लोन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई एंड अदर बॉडीज ऑन इश्यूज रिलेटेड रूरल डेवलपमेंट। और अगर कोई डेवलपमेंट वगैरह कुछ हो रहा है तो एडवाइसेज वगैरह भी लेंगे भी और दी भी जाएगी एडवाइसिंग के थ्रू। प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। असिस्टेंस मतलब सहयोग करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का ये रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने में, तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट करने में ये सहयोग कर रहे होंगे। कोऑपरेटिव बैंक। अगला, रोल इन कैपेसिटी बिल्डिंग। एक कंट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो ऑफरिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च सपोर्ट टू बैंक्स, कोऑपरेटिव्स एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोग ढंग से काम कर पाएँ और बैंक वगैरह ठीक तरीके से चलती रहे उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन एंड एनकरेजेज रिसर्च थ्रू। अब ये किस तरीके से सूचना फैलाना, सूचना का आदान प्रदान या फिर उनके बारे में नॉलेज कैसे इकट्ठी करते होंगे, तो सर्वे के थ्रू, टेक्नो इकोनॉमिक स्टडीज़ के थ्रू और पॉलिसी रिलेटेड रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंकिंग। एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, रूरल बैंकिंग में क्या चल रहा है, उसकी रिसर्च वगैरह की पॉलिसीज़ को ये पढ़ते हैं, उस हिसाब से इनका काम चलता है।
यानी कुल मिला के इनको करना क्या है, करना वही काम है जो बैंक करती है, बस एक टारगेट ग्रुप हो गया कि ये नॉर्मल लोगों को जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, रूरल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्पिंग का मेन पर्पज़ है। देन सपोर्ट सर्विसेज, इसके अलावा एडिशनल और सर्विसेज क्या क्या होती हैं? प्रोवाइड टेक्निकल, लीगल, फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एड्स टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंगेज इन रूरल डेवलपमेंट। जो भी गांव के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं उनको ये लीगल, टेक्निकल, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की हेल्प प्रोवाइड करते हैं। कुल मिला के गाँव का भला करना है। अगला है इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे क्या चीज़ हुई? तो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन, इससे गरीबी दूर होने में एक महत्वपूर्ण कदम की तरफ हम आगे बढ़े। एंड ओवरऑल रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट हुआ। ओवरऑल रूरल इकोनॉमी डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूट टू बी अ की ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ। की ड्राइवर यानी मेन मुद्दा, मेन चीज़ है ये, जिससे कंट्री के डेवलपमेंट में, रूरल एरिया के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। तो ये तो कहानी हो गई कोऑपरेटिव बैंक की। अब हम समझते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। कितने टाइप के हो सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक? द कोऑपरेटिव बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू अर्बन और रूरल। कोऑपरेटिव बैंक को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, रूरल बैंक और अर्बन बैंक, विच आर फर्दर डिवाइड इनटू शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर्स एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स। तो ये इस तरीके से है कि भाई कोऑपरेटिव बैंक दो टाइप की होती है, रूरल, अर्बन, और रूरल में भी शॉर्ट टर्म, फिर लॉन्ग टर्म, और फिर इसके अंदर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर, स्टेट कोऑपरेटिव प्राइमरी, ये थोड़ा सा आप देख लेना। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह की कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकती हैं। अगला है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये तो रूरल था। अगला है अर्बन। अर्बन यानी सिटी के अंदर। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स रेफर टू प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स लोकेटेड इन अर्बन और सेमी अर्बन एरिया। सेमी अर्बन यानी सिटी बहुत डेवलप वाली टाइप की सिटी तो नहीं है, नॉर्मल सिटी है, उसे बोलते हैं सेमी अर्बन। Initially in 1996 they were restricted to lending for non-agricultural purpose only. तो they were restricted to lending for non-agricultural purpose only. उनको इनिशियली बोला गया था कि सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए ही लोन देना है ना, ये निकल के मतलब आया they were restricted to lending for non-agricultural purpose only। तो इनको सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए ही लोन देने का काम करना होता था। ट्रेडिशनली ऑपरेटेड विद इन कम्युनिटी ग्रुप, लोकेलिटीज़ और वर्क प्लेस एसोसिएशन, और ये पहले ही टाइम से लोगों के ग्रुप में, लोकेलिटीज़, अड़ोस पड़ोस में काम करते हुए आ रही हैं इस तरह की बैंकें। UCBs यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मेनली सर्व्ड स्मॉल बोरोवर्स एंड लोकल बिजनेसेस, बट नाउ देयर ऑपरेशनल स्कोप्स हैज़ एक्सपेंडेड। ऑपरेशनल स्कोप्स यानी कि कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं। ऑपरेशनल स्कोप हैज़ एक्सपेंडेड। ऑपरेशनल स्कोप का मतलब ये है कि फ्यूचर में और भी कई सारे सेगमेंट है जिसमें ये काम कर सकते हैं। करंट स्कोप क्या है, अभी किस में काम कर रहे हैं? नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड ऑन नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स। नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स मतलब आज के टाइम में इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉन एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं ना, नॉन एग्रीकल्चरल भी और एग्रीकल्चरल भी। ये ऊपर वाली लाइन क्या लिखी होनी चाहिए थी? इनिशियली दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू लैंडिंग फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस ओनली। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन एग्रीकल्चरल लोन्स। हाँ, तो अब इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल जैसा वो एग्रीकल्चर वगैरह में भी सब में लोन दे सकते हैं। अगला है सर्व ब्रॉडर सेगमेंट विद डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। ब्रॉडर सेगमेंट यानी अब ये बड़े फील्ड में, यानी सिंपल सी बात है, नॉन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हर फील्ड में लोन दे सकते हैं। तो एक तरीके से बेस बढ़ गया, यानी ग्रोथ हो गई इन लोगों की, सेगमेंट बढ़ गया। हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन क्रेडिट डिलीवरी बट फेस स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। हालांकि इनका ग्रोथ हुआ है, मतलब कई जगह फैले हैं ये अर्बन एरियाज में, लेकिन तब भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी इनके सामने हैं डेवलप होने के लिए। कौन कौन से चैलेंजेस है देख लेते हैं वो। पहला, अब कभी भी हमारी कंट्री में कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, बोले कि क्या कमियां हैं, तो पहला तो ये लिख दो, चैलेंजेस सबसे बड़ा क्या है? रिसोर्स कम है, तो लिमिटेड रिसोर्स मोबिलाइजेशन। स्ट्रगल टू रेज सफिशिएंट फंड ड्यू टू द साइज एंड रेगुलेशन, तो ये सब फंड नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, लैक ऑफ ऑटोनॉमी टू डिज़ाइन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ फॉर सरप्लस फंड। इन्वेस्टमेंट यानी पैसे कहाँ से आना है, ग्रो कैसे करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेस है। ये इनके पास ऑटोनॉमस पावर नहीं होती है, ऑटोनॉमस पावर यानी खुद डिसीजन नहीं कर सकते बैंक, एडवाइस लेनी पड़ रही होती किसी से। अगला है ऑपरेशनल इश्यूज़।
ऑपरेशनल इश्यूज यानी लोन दे दिया, मालूम पड़ा वापस ही नहीं आ रहा, तो लो रिकवरी ऑफ लोन है ना, लोन डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, लोन ना तो ई एम आई दे रही है पब्लिक और ना ही लोन चुकाते हैं, तो ये भी एक दिक्कत है। हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बहुत खर्चा हो जाता है, मालूम पड़ा लोन दिया गया, लोन रिटर्न भी नहीं आया और लोन देने में भी खर्चा हुआ और पैसे भी दिए गए, तो डबल डबल नुकसान हो गया। इंटेंस कंपटीशन विद फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, और आज के टाइम में कमर्शियल बैंक हर जगह ब्रांच खोल रही हैं अपनी अपनी, जैसे SBI है, HDFC है, ICICI है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह ब्रांच इनकी खुल जाए, तो उनसे इनको कंपटीशन है। अगला है गवर्नेंस कंसर्न, गवर्नेंस यानी कैसे ये रन कर रही हैं, उसमें क्या इशू है। तो ओवर रेगुलेशन थ्रू गवर्नमेंट नॉमिनेशन टू बोर्ड्स, ओवर रेगुलेशन का मीनिंग होता है कुछ ज़्यादा ही नियम कानून इनके लिए बनाए गए हैं। लैक ऑफ ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और इनको डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं है, मतलब वही है, पूरी पूरी हिराकी को सब कन्वे करना पड़ेगा कि हमें ऐसा काम करने वाला है, हर किसी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब कोई डिसीजन लेने की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो ये तो हो गए कंसर्न। अगला है रिकमेंडेशन, जब भी कभी कुछ बैंकों में दिक्कतें होती है या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कमेटी बनाती है और वो बोलती है कि भाई किसी भी सेगमेंट में, जैसे बैंक के बारे में हो सकता है, हेल्थ के बारे में हो सकता है, ह्यूमन लाइफ के बारे में हो सकता है, कमेटी बना दी जाती है, भाई पता लगा क्या हो क्या चल रहा है। तो एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी, गांधी कमेटी रिकमेंडेशन, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के रिगार्डिंग। क्या दिया गया, कन्वर्जन बेस्ड ऑन बिजनेस साइज, बोला गया कि अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसका साइज़ 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाए, 20,000 करोड़ से ज़्यादा मतलब कि उनकी इनकम 20,000 करोड़ से ज़्यादा होने, इनकम मतलब टोटल रेवेन्यू, तो उनको कॉमर्शियल बैंक बना सकते हैं। ध्यान देना, कोऑपरेटिव बैंक से कॉमर्शियल बैंक बन सकती है अगर 20,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर उसका हो जाता है। कन्वर्जन शुड नॉट बी मैंडेटरी बट नॉन कन्वर्टेड UCB शुड ऑपरेट विद लिमिटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड स्लोअर एक्सपेंशन। अब बोल रहे हैं कि क्यों क्या हर किसी बैंक को ही ग्रो हो जाना चाहिए, कॉमर्शियल बैंक हो जाना चाहिए, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि अगर वो एक कॉमर्शियल बैंक बन जाएगी तो उसका स्कोप ज़्यादा खुल जाएंगे, ज़्यादा चांसेस होंगे, ज़्यादा मौके होंगे, ज़्यादा जगह से वो ग्रो कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। बस बाकी तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक को कॉमर्शियल बैंक बनना ही पड़ेगा, हर कोऑपरेटिव बैंक को। अगला है ऑप्शन टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकती हैं। देखो अगर कोऑपरेटिव बैंक है और 20,000 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है तो बन जाएगी कॉमर्शियल बैंक, लेकिन अगर कोऑपरेटिव बैंक है और बिजनेस जो है वो 20,000 करोड़ से कम का है, रेवेन्यू क्या है 20,000 करोड़ से कम का है, तो कैन अप्लाई फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टेटस सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी बाई RBI लाइसेंसिंग नॉर्म। तो ये अप्लाई कर सकते हैं कि भाई हमको क्या कर दो, स्मॉल फाइनेंस बैंक बना दो, और ये RBI के पास रहती है कि किसको बैंक को बनाना है नहीं बनाना है, तो वो अपने हिसाब से चेक करेंगे और फिर बता देंगे कि भाई ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकती है नहीं बन सकती है। अगला है लाइसेंसिंग ऑफ न्यू UCBs, नई बैंकों को किस तरह से लाइसेंस मिलता है। लाइसेंसेज टू बी ग्रांटेड टू फाइनेंशियली साउंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज विद अ मिनिमम 5 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसी बैंकों को लोन दिया जाता है, मतलब ऐसी कोऑपरेटिव बैंकों को या फिर ऐसी बैंकों को जिनका 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं वो कैसे ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड कंप्लाइंस विद RBI नॉर्म्स, और पेपर वर्क पूरा है कि नहीं है RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और ठीक लगता है तो वो उसको प्रमोट कर देते हैं। टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन RBI में ऑफर इंसेंटिव्स टू ओपन ब्रांचेस इन अनबैंक्ड रीजन। अब RBI क्या चाहती है कि हर जगह बैंक होनी चाहिए। अब सिटी में तो आपको बहुत बैंक मिलेगी, लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा होता है बहुत जगह बैंक ही ना हो, तो इसमें RBI हेल्प भी करता है। अगर कोई बैंक है जो ऐसी जगह पे बैंक ओपन कर रही है यहाँ पे कोई बैंक है ही नहीं, तो वहाँ पे RBI भी सपोर्ट कर रही होती है, कुछ कंसेशन वगैरह डिस्काउंट वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यानी बैंक कैसे रन करेगी उसके लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट बनाना होता है। इन एडिशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अ प्रोफेशनल BOMs मस्ट बी फॉर्म फॉर बेटर गवर्नेंस, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ BOM और BOD बनाने पड़ेंगे जिससे कि ढंग से काम चलता रहे। और ये किसने रिकमेंड किया था, मैकलम कमेटी, मेड मैंडेटरी बाई RBI 2018, मतलब 2018 से बोला गया था कि भाई BOD बनाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाओ, और प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ मेंबर्स होने चाहिए जिससे बैंक ढंग से काम करे। नेक्स्ट है डिपॉजिटर्स रिप्रेजेंटेशन, डिपॉजिटर्स शुड हैव वोटिंग राइट्स, डिपॉजिटर्स को वोटिंग का राइट होना चाहिए, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, और बोर्ड में भी उनके लोग होने चाहिए, बोर्ड यानी वो बोर्ड ऑफ मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। सजेशंस टू रिजर्व मेजॉरिटी बोर्ड सीट्स फॉर डिपॉजिटर्स बाय चेंजेस इन बायलॉज, कहने वाली बात यह है कि सजेशंस वगैरह जो भी प्रोवाइड कराए जाएँ उस पर डिपॉजिटर्स को भी देने का राइट होना चाहिए कि बैंकों में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। आजकल तो थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ऊपर लेवल की बात की जा रही है। अगला देखते हैं भाई, शुड लार्ज UCBs
बी कन्वर्टेड टू कॉमर्शियल बैंक। तो देखिए, लार्ज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ऑपरेटिंग अक्रॉस स्टेट्स में लूज कम्युनिटी कनेक्ट एंड देयर कोऑपरेटिव स्पिरिट्स। तो बोला जा रहा है कि क्या बड़ी बैंकों को, मतलब अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को कॉमर्शियल बैंक बनना चाहिए? अगर बन गए तो उनका जो कनेक्ट है वो खत्म हो जाएगा पुराने सिस्टम के साथ। मैनी यूसीबीज आर नाउ बिगर देन स्मॉल कॉमर्शियल बैंक्स इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड एसेट्स। आज के टाइम में देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो कॉमर्शियल बैंक से बड़ी हो गई, लेकिन तब भी वो क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है। बड़ी का मतलब होता है कि उसमें कितना रुपए जमा हो रखा है, उनके किस पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी एसेट्स हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं। देयर फेलियर में पोज सिस्टमिक रिस्क टू द बैंकिंग सेक्टर। अगर मान लो उनको प्रमोट कर दिया गया बैंकों को और बाद में फेल कर गई, तो भाई बैंकिंग सेक्टर गड़बड़ा जाएगा, यानी कंट्री की इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आरबीआई शुड हैव मोर रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर लार्ज यूसीबी सिमिलर टू द टेक ओवर कंट्रोल कॉमर्शियल बैंक। तो बोला ये जा रहा है कि हाँ, कॉमर्शियल बैंक की तरह ही यूसीबीज पे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है कंट्रोल होना चाहिए, और आरबीआई को और नियम लगाने चाहिए जिससे कि उनको निगरानी में रखा जा सके। हैंस कन्वर्जन इनटू कमर्शियल बैंक इज एडवाइजेबल एंड अलाइन विद गांधी कमेटी विजन। तो इसलिए बोल रहा है कि ठीक है, करना है कर दो, प्रमोट अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को, लेकिन ध्यान रखना है कि निगरानी वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, कॉलैप्स वगैरह नहीं होनी चाहिए इकॉनमी। तो इस तरह की एडवाइस दी गई थी गांधी कमेटी विजन के अंदर। अगला है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो भाई रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट एंड आर स्ट्रक्चर्ड इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म यानी कम टाइम के लिए दिया तो शॉर्ट टर्म हो गया, लंबे टाइम के लिए दिया तो लॉन्ग टर्म हो गया। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है कि भाई लोन दिया जा रहा है 1 साल तक के लिए। पर्पज़ क्या है? फॉर सीजनल एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, बाइंग सीड्स फर्टिलाइजर्स। की फार्मर है, किसान है, उसकी खेती का टाइम आ गया तो उसे सीड्स खरीदने हैं या फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, उसके लिए लोन दिया जाता है। वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग ईटीसी है ना। स्ट्रक्चर 3 टियर सिस्टम, इसमें 3 टियर सिस्टम होता है और फार्मर्स को ये लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। देन अब बैंक के टाइप, जैसे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अपेक्स बैंक फॉर द कोऑपरेटिव क्रेडिट इन स्टेट। स्टेट के अंदर सबसे बड़ी बैंक होगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कैसे काम कर रही होती है? नाबार्ड के अंडर में काम करेगी, आरबीआई के अंडर में काम करेगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, ये कुछ टाइप के इंटरमीडियरीज हैं। इंटरमीडियरीज से नहीं, ये भी लोन प्रोवाइड करते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका? रिसीव कंसेशनल लोन फ्रॉम आरबीआई, ये आरबीआई से कम रेट पे लोन लेते हैं और उसको पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोवाइड ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोअर टियर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो होगा सिंपल सा है कि भाई ऊपर वाले लेवल से रुपए उधार लिए और रुपए लिए और नीचे दे दिए, तो सिंपल सा है कि नीचे वाले से ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा, तभी तो ऊपर वाले को कुछ इंटरेस्ट देके वो बचा के दे पाएंगे। तो इस तरीके से काम चल रहा होता है। आज के टाइम में एमओयू आरबीआई नाउ डील्स ऑलरेडी विद द लोअर टियर बैंक बाईपासिंग एससीबीज। तो अभी सोशल जो कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह है, इनको थोड़ा बाईपास किया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि वो डायरेक्टली आरबीआई के थ्रू ही चीज़ें डेवलप हो जाए, यानी बैंक वगैरह का काम स्टार्ट हो जाए। लेकिन तब भी एक टाइप है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और दूसरा होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। डिस्ट्रिक्ट यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगी। कोऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन होते हैं, मेंबर होंगे इसके कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, और मिक्स्ड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मेंबरशिप ओपन होती है सोसाइटी और इंडिविजुअल सभी लोगों के लिए। तो ऐसे भी पूरी कहानी भी याद ना रखो तब भी ध्यान रखो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट में होगी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक डिस्ट्रिक्ट में एक होगी। क्या करेगी? लोन प्रोवाइड करेगी वही, है ना, इंडिविजुअल बोरोवर्स को, फार्मर्स को, इन सभी लोगों को। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, रिसीव लोन फ्रॉम एससीबीज और लैंड टू पीसीबीज एंड इंडिविजुअल बोरोवर। ऊपर वालों से लेंगे, स्टेट वाले से लेंगे और डिस्ट्रिक्ट वाले को लोन प्रोवाइड कर देंगे, इस तरीके से। देन अगला है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। अब एग्रीकल्चर की बात हो रही तो विलेज की बात होगी, विलेज लेवल पर होती है। अब देखो ये विलेज वाला किससे लेगा? डिस्ट्रिक्ट से लोन लेगा, डिस्ट्रिक्ट किससे लेगा? स्टेट वाले से लोन लेगा। तो इस तरीके से डाउनवर्ड लोन चलता रहता है। प्रोवाइड क्रेडिट डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल फार्मर मेंबर्स, और यहाँ पे डायरेक्टली फार्मर मेंबर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉन्ग टर्म यानी लंबे टाइम के लिए, यानी 1.5 से लेकर 25 सालों तक के लिए लोन दिया जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म बोलेंगे। ये क्यों होता है भाई? लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एग्रीकल्चरल मशीनरी खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए, कोई पुराना एग्रीकल्चरल डेप्ट है, कोई उधारी है, उसको रीपे करने के लिए। इनिशियली इसे मॉर्गेज बैंक के नाम से भी जानते थे, लेटर इसे बोलते हैं लैंड डेवलपमेंटल बैंक के नाम से जानते हैं, और आज के टाइम में इसको CARBD कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। एक ही बैंक के 3 बार नाम चेंज हो गए, तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, मॉर्गेज बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। स्ट्रक्चर तो हमने बात कर ली भाई, स्टेट के अंदर हो जाएगा,
और एक प्राइमरी लेवल पर हो जाएगा जो गांव लेवल पर लोन प्रोवाइड करने का काम करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स। अगला टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। कॉमर्शियल बैंक जितने भी ये आप समझ लो, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावणकोर, इंदौर, ये तो गवर्नमेंट बैंक हो गए। इसके अलावा प्राइवेट बैंक जैसे HDFC है, ICICI बैंक है, ये सब कुछ किस में आते हैं? कॉमर्शियल बैंक में आते हैं। तो ये बड़ा मेन टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बस वेट करेंगे, अगर लिंक आ जाता है 10-15 तक तो आपको ज्वाइन कर लेना है, नहीं तो फिर अगले दिन का वेट करना है। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने अपन क्लास लेंगे, बाकी चलता रहेगा, बंद नहीं होगा कोई भी काम। ओके देन, गुड नाइट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।